Yeah, in today's class, I will talk with you about what? In today's class, I will talk with you about a poem, The Mother. The Mother. It's the name of the poem, The Mother, written by Gwendolyn Brooks. Gwendolyn Brooks इसकी राइटर है एंड यू हैव टू नो कि जो ये द मदर पोयम है, व्हाई आई हैव टेकन दिस पोयम या व्हाट डू यू सी इन दिस पोयम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है जिसमें एक ऐसे जो मदर है, यू सी द मदरहुड ऑफ दैट मदर, स्पेशली उसका जो चाइल्ड है जब उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है तो व्हाट द फीलिंग कम यू सी हियर. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम लोग जो बात करेंगे किस पर बात करेंगे, द मदर नाम की पोयम पर. और जो मदर पोयम है इसका राइटर कौन है? ग्वेंडोलिन ब्रूक्स करके. तो मैं ग्वेंडोलिन ब्रूक्स का बायोग्राफिकल स्टडी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आई हैव टेकन दिस पोयम, डिस्कसिंग विद यू, इंटरेक्टिंग विद यू, just telling the beauty of the poem, the theme, setting, mood, all these things you will come to know. कुछ इन्फॉर्मेशन. और क्यों पोयम लिया गया, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये न्यू लिटरेचर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. और न्यू लिटरेचर में स्पेशली दिस पोयम इज प्रिस्क्राइब्ड इन कानपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें है. तो द मदर, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि द मदर इज वन ऑफ ब्रूक्स मोस्ट पॉपुलर पोयम. जो मदर है ये ब्रूक का सबसे पॉपुलर पोयम है. It is incredibly moving, complex, as relevant today as it was written. In simple way, you can just say कि उसका importance आज भी उतना ही है जैसे ये पहले लिखा गया था. The text speaks on a very difficult topic, abortion. Second important topic. पूरे पोयम का जो थीम है वो क्या है? The theme of the poem is abortion. एबार्शन को लेकर के ये पोयम लिखा गया. द टेक्स्ट स्पीक्स ऑन अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, एबार्शन, एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1945. और पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1945 में. दिस वाज 30 इयर्स बिफोर रो वी वार्डे गारंटीड वुमन. कह रहे कि ये 30 इयर्स पहले की घटना है जब जो है एक आप कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट थे या रो फिफ्थ थे जिन्होंने क्या किया था, रो फिफ्थ वार्डे गारंटी, जिन्होंने गारंटी दिया था, किसका गारंटी दिया था? वुमन द राइट टू सेफ एबार्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रॉब्लम थी अमेरिका में एबार्शन को लेकर के, उसकी सेफ्टी का राइट्स रो फिफ्थ ने दिया हुआ था, रो फिफ्थ वार्डे ने दिया हुआ था. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि रो फिफ्थ नहीं, ये रो वी, क्योंकि यहाँ डॉट लगा हुआ है, रो वी इट्स द नेम ऑफ एन एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, जो भी रहे हो. तो ये जो है उन्होंने इस पोयम के लिखने के 30 साल बाद ये गारंटी दी थी. लेकिन इस टॉपिक पर, एबॉर्शन पर पोयम जो है पहले भी लिखा जा चुकी चीजें रही है. नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इसकी समरी की बात करें, वही बात आती है कि जो द मदर है इट्स अ पोएम ऑफ ग्वेंडोलिन ब्रूक्स. यह एक इमोशनल पोएम है दैट कन्वेज द थॉट्स ऑफ अ वुमन हु हैज हैड एबॉर्शन एंड रिग्रेट्स देम. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि द पोएम इज अबाउट whom. The poem is about a woman, या the poem is about any mother who has had abortion and regrets them. ऐसी माँ, ऐसी औरत जिसको एबॉर्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और बाद में उसको इस चीज के लिए पछताना पड़ा जो है. तो यह पोयम उसके बारे में बात करता है. इमोशनल पोयम दैट कन्वेज द थॉट्स ऑफ अ वुमन हु हैज हैड एबॉर्शन एंड रिग्रेट्स देम, उसके बारे में. थ्रू आउट द लाइन्स ऑफ द मदर द स्पीकर रिमेम्बर्स हर पास्ट एक्सपीरियंसेस. जो उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या हुआ? एबॉर्शन की जो घटना है वो पास्ट में घटित हुई है. और उसके अपने जो बेबीज थे जो है, वेदर दे वर बॉर्न और अनबॉर्न बेबी, जो भी बेबीज थे पैदा हुए या नहीं पैदा हुए, तो जो नहीं पैदा हुए थे इसका मतलब उनका एबॉर्शन कराया गया, तो उसके साथ भी उसका एक अटैचमेंट हो जाता है. उसको लगता है कि she is a murderer, she has murdered her babies, उसको ऐसा लगता है. तो उसका जो एक्सपीरियंस है पास्ट का, खासकर एबॉर्शन को लेकर के, हियर द पोएट शेयर्स. Second important point, remembers her past experiences
एंड द चिल्ड्रन दैट शी हैज नाउ नेवर गोइंग टू एक्चुअली गेट, वह जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और उस बच्चे नहीं प्राप्त कर पाएगी, बिकॉज दोज चिल्ड्रन आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दोज चिल्ड्रन हैव गॉन, दोज चिल्ड्रन हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो उन सब चीजों को लेकर के वो बात करती है। She wonders about the people that they could have grown up into and even speaks it directly to them, a technique known as apostrophe। कह रहे इसमें इस चीज को प्रकट करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया गया जिसका नाम है एपोस्ट्रॉफ। एंड व्हाट्स एपोस्ट्रॉफ? वी नो इट वेरी वेल कि एपोस्ट्रॉफ एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या किया जाता है, वी फाइंड द एड्रेसिंग ऑफ समवन हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, डेड, या आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज उनको जो है, अगर याद होगा जैसे मिल्टन वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो जो सोनेट लिखा गया बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस अर्थ। तो इन दिस वे यू सी व्हाट कि एक टेक्निक का यूज किया गया, एपोस्ट्रॉफ टेक्निक का यूज किया गया है चिक्स को एड्रेस करने के लिए। द पोएम एंड्स विद द स्पीकर सेइंग दैट शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन। इट्स अ वेरी सिंपैथेटिक लाइन, या आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी significant line that shows the emotion of the mother, that shows the thoughts of a woman who has had abortion and regrets them। वो ये कहती है इस लाइन में कि she loved all the children she almost had। वो उन सारे बच्चों को प्यार करती है जो उसके पास थे, चाहे वो जीवित है या जीवित नहीं है, जिसको उसने जन्म दिया या जिसको उसने जन्म नहीं दिया, बिकॉज she has to go through a particular process, and what was that process? That process was the process of abortion, and this abortion happened due to what? Due to this abortion happened you can say decision maker of the family, that is male, that is Purush, that forced someone ki I need what? I need beta, I don't need daughter। this is why they were forced to for what? For abortion के लिए उनको फोर्स किया गया। तो उस चीज को भी लेकर के उन्होंने बात किया जिसमें उन्होंने बताया पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के, जो चिल्ड्रन है वो सारे बच्चों को प्यार करती है, ऐसा नहीं है कि वो जो है कुछ बच्चों को चाहती थी, कुछ नहीं चाहती थी, जिनको नहीं चाहती थी उनका एबॉर्शन करा दिया गया। नो, बीइंग अ मदर शी हैज मदरहुड फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द चिल्ड्रन। तो लेकिन ऐसा उनको करना पड़ा, क्यों? क्योंकि पैट्रियार्की और फोर्स की वजह से। जो स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वो क्या है? द मदर बाय ग्वेंडोलिन ब्रूक्स इज द 3 स्टैंजा पोएम, 3 स्टैंजा में लिखी गई है। एक चीज में ध्यान में रखना है, that is separated into an uneven sense of lines। These stanzas range in length from 3 lines up to 20। ये जो है जो स्टैंजास है वो 3 लाइन से लेकर के 20 लाइन तक है। 3 स्टैंजा है और किसी स्टैंजा में 3 लाइन्स है और 3 लाइन से लेकर के 20 लाइन तक है। द पोएम इज रिटेन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा गया। अगर फ्री वर्स में लिखा गया जिसका मतलब उसका रिदम, राइम पैटर्न, ये जो है क्या होगा, ये रेगुलर फॉर्म में नहीं होगा। फ्री वर्स जब भी, अगर आपको याद होगा कि फ्री वर्स का यूज सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन ने किया था, अमेरिकन पोएट लीव्स ऑफ ग्रास में। और फ्री वर्स को हम ओपन फॉर्म भी कहते हैं, वर्स से लिब्रा भी कहते हैं, फ्रेंच में इसको वर्स से लिब्रा भी कहा जाता है। तो ये जो जब भी इफ एनीथिंग इज रिटन इन फ्री वर्स, तो उस पर कोई भी चीज फिक्स नहीं होती और रेगुलर फॉर्म में नहीं होती। ना तो उसका स्टैंजा फॉर्म रेगुलर होगा, ना मीटर रेगुलर होगा, ना रिदम रेगुलर होगा, ना राइम पैटर्न रेगुलर होगा, बल्कि वो क्या होगा? इरेगुलर होगा। वही कहा गया, दिस मीन दैट देयर इज नॉट अ सिंगल राइम स्कीम और मेट्रिकल पैटर्न दैट यूनिफाइज द लाइन, ऑल दिस थिंग्स वी सी। तो ये चीजें रहा है कि ये फ्री वर्स में है, 3 स्टैंजाज में लिखा गया, एक स्टैंजा में 30 लाइन से लेकर 20 लाइन तक रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रूक मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस इन द, इसमें कई जो है लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज किया गया इस पोएम में। एक लिटरेरी डिवाइसेस है इंजाम्बीमेंट, इंजाम्बीमेंट। जो इंजाम्बीमेंट है यह एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है स्ट्राइडिंग ओवर, STRIDING। जब आप एमएच एब्राम्स को ओपन करेंगे किताब को और इंजाबी बेड देखेंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा इंजाबी बेड। इंजाबी बेड का मतलब होता है कि स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइडिंग ओवर का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात जो कह रहे हैं वह एक लाइन में या 2 लाइन में कंप्लीट ना करके उसका सेंस नेक्स्ट लाइन में निकल रहा है।
दिस इज व्हाई यू फाइंड की स्टाइडिंग ओवर। और जब आप हीरोइक कपलेट का यूज करते हैं तो उस हीरोइक कपलेट में एक जो है हीरोइक कपलेट का फॉर्म होता है रन ऑन हीरोइक कपलेट। रन ऑन हीरोइक कपलेट स्टाइडिंग ओवर में ही की कैटेगरी या इंजामी बेट की कैटेगरी में आएगा। तो इंजामी बेट एक उन्होंने यूज किया। एपॉस्ट्रॉफ मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच होता है, और एपॉस्ट्रॉफ में हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या होता है, डेड थिंग्स, डेड ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को जो है एड्रेस किया जाता है। एनाफोरा, एनाफेरा एक और लिटरेरी डिवाइस है। एनाफोरा में आफिर ये चीज दिखाने की कोशिश की जाती है कि चीजों का रिपीटिशन होता है। एनाफोरा में पार्टिकुलर लाइन, पार्टिकुलर वर्ड इज गोइंग टू रिपीटेड फॉर इम्फेसाइजिंग। किसी चीज पर अगर इम्फेसाइज करना है तो उसके लिए ये चीजें यूज किया जाता है एनाफोरा। द फर्स्ट occurs when a line is cut off before its natural stopping point. ये इजाबी बेट फोर्सेस आर रीडर। द फर्स्ट का मतलब इजाबी बेट की बात की जा रही है। द फर्स्ट आकर्स व्हेन अ लाइन इज कट ऑफ बिफोर इट्स नेचुरल स्टॉपिंग। इजाबी बेट फोर्सेस आर रीडर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। इजाबी बेट में रीडर को फोर्स किया जाता है कि नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन को क्विकली फॉलो करे सेंस को प्राप्ति के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। One has to move forward in order to comfortably resolve a phrase or sentence. For example, the transition between lines 5 and 6 of the first stanza. So in this way you came to know about what? You came to know about Injabi bit, anaphora, और इसका जो है आप ये चीज देख रहे हैं, ये सब चीजों को लेकर के बात किया गया, इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। देन यू फाइंड कि ब्रूक्स आल्सो यूज्ड ऑफ एनाफोरा। इसमें उन्होंने एनाफोरा को बताया है। एनाफोरा मैंने आपको पहले बताया था, एनाफोरा क्या है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल लाइंस। कह रहे कि वर्ड का या फ्रेज का रिपीटिशन जो है शुरू की जो मल्टीपल लाइंस होती है, यूजुअली इज सक्सेसर। यूजुअली सक्सेसर का मतलब कि आने वाली जो लाइन है उसमें इस तरह की चीजें होती है कि एक लाइन आई, फिर दूसरी लाइन आई, तीसरी लाइन आई। तो जो पहला स्टैंजा होता है उस पहले स्टैंजा में जितनी भी लाइनें हैं उसमें जो है क्या होता है, वर्ड या फ्रेज का रिपीटिशन होता है एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल लाइंस, यूजुअली इज सक्सेसर। क्रिएट इम्फेसिस, मैंने पहले बताया था इसका यूज किसके लिए, इम्फेसिस के लिए किया जाता है। अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस, आइटम्स और एक्शंस मे बी क्रिएटेड थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इट इज सीन इन द फाइनल लाइन्स विद द रिपीटिशन बिलीव। फिर उसके बाद इसी चीज का दोबारा यूज किया गया कि द आई, इस तरह से करके। तो यू फाइंड की जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल लाइन्स, दिस इज नोन व्हाट, दिस इज नोन एनाफोरा। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो डिवाइस यूज किया था वो क्या था, एपॉस्ट्रॉफी था। एपॉस्ट्रॉफी इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एड्रेसिंग समवन। एपॉस्ट्रॉफी या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या किया जाता है, समवन, समथिंग और क्रिएचर करना चाहते हो उस कंडीशन में आता है। इशिका इज राइटिंग कि माय वॉइस इज नॉट कमिंग, ये क्या प्रॉब्लम है? यू कैन राइट हियर। आर यू गेटिंग माय वॉइस या यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस? Now you are audible. Okay, okay, okay. So I was telling you what I was telling you ki how you can understand apostrophe. When you talk about apostrophe, you find arrangement of words hai, addressing someone, something or creature that does not exist or is not present in the poem's immediate setting. The exclamation "oh" is often used at the beginning of the phrase. करें ये जो exclamation है, "oh" is often used at the beginning of the phrase. The person is spoken to as though they can hear and understand the speaker's word. ये इसका सबसे अच्छा समझने का तरीका वही लाइन है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, अ सोनेट कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ स्पेशली टू गिव ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन। उस सोनेट का नाम है मिल्टन और लंदन 1802। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि एपॉस्ट्रॉफ में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है जिसपे एड्रेसिंग समवन होता है, समथिंग होता है, क्रिएचर, और वो क्रिएचर या समथिंग समवन एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसको ऐसा एड्रेस किया जाता है जैसे लगता है वो हमारे सामने मौजूद है या प्रेजेंट है। The poet has her speaker talk directly to the
aborted fit यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस ऑफ द पोएम, abortion will not let you forget, ये एक बड़ा कमेंट है, you have to write here, abortions will not let you forget। देखिए ये एक मदर के लिए, अगर उसको किसी ने फोर्स किया है और अगर उसको अपना बेबी को एबॉर्ट कराना है, और इफ यू स्पीक दिस वर्ड्स की abortion will not let you forget, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उसको नेचुरली उसने कराया, अगर उसकी इच्छा है तो उतना उसको हार्ट नहीं करेगा, बट इफ समवन फोर्स की I don't need daughter, I don't need girl, I need a son, and the particular baby which is in your womb, that is a girl, therefore you have to go with the process, that process is the process of abortion. If you force, it means that कि वो बच्ची का मर्डर तो आपने किया, लेकिन उसके साथ उसकी माँ का भी आपने मर्डर किया। उस माँ की आत्मा से पूछिए वो कितना तड़पती है, या उसको क्या क्या इमोशन से गुजरना पड़ता है। तो ये वर्ड अगर आ रहा है कि abortions will not let you forget, जो एबार्शन है, या कभी आपको भूलने नहीं देगा, मतलब आपको पूरी जिंदगी याद आएगी कि यू आर अ मर्डरर, यू हैव मर्डर्ड, यू हैड अ बेबी एंड यू डिडंट अलाउ हर टू कम इन दिस वर्ल्ड। इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। तो वही चीज है कि एबार्शन, यू रिमेंबर द चिल्ड्रन यू गॉट दैट यू डिड नॉट गेट। आप उन सारे बच्चों को भी याद करती जो बच्चे आपके थे, और आप जो, और ऐसे बच्चे जो धरती पर नहीं आ पाए, उन सारी चीजों को। आर स्कटल ऑफ गोस्ट दैट कम, यू विल नेवर लीव देम, यू विल नेवर लीव देम। आप उनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती है। दे विल हर्ट यू, दे विल कम एज गोस्ट, controlling your Lucius sigh. She's written for a snake of the with gobbling mother eye, with gobbling mother eye, gobble something निगलना, mother eye का जो gobbling mother eye. So I'm not telling the beauty of the poem. I'm just telling you, yeah, just pinching you, just trying to get the point कि what do you see in the poem? Abortion, backward साइकोलॉजी, उसका इमोशन, उसका फीलिंग्स, जिसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको फोर्स किया जाता है, उसकी साइकी को पोएम में कैप्चर करने की कोशिश की गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम। Then you find कि in the first line of the mother, the speaker starts off with a hook. The first line draws the reader into the complex topic of abortion. It is followed up with a description of fetuses who existed as people but didn't, they were damp. You don't find यहाँ पे इतना हम आपको बताना, वो चीजें आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे एक चीज है कि द लॉस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज अनबॉर्न चिल्ड्रंस लाइव्स, they were also children, but she has to go, या mother या woman have to go with a process. That process was the process of the abortion. This is why they lost their children, and there is no hope that they will be able to get their children again. तो उनका चिल्ड्रन उनसे निकल गए और उनके जीवन का अब कोई उम्मीद नहीं है। They could have become workers or singers or gone into any other profession and benefited the world at large. This is a very, ये एक एक्सपेक्टेशन है, अगर वे बच्चे आए होते तो वे वर्कर्स बन सकते थे, वे सिंगर्स कर सकते थे, और वे दुनिया को अपने टैलेंट से बेनिफिट पहुंचा सकते थे, या किसी प्रोफेशन में जा सकते थे। नाउ द मदर हु इज नॉट अ मदर विल नॉट गेट टू रेज देम, शी वुड नॉट ट्रीट देम वेल और ट्रीट देम पुअरली। All opportunities, experiences and outcomes are lost. This is a very आप कह सकते पैथेटिक। All opportunities, experiences and outcomes are lost. No hope. जो एक अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर ने दिया था, नेचर ने दिया था, उसका आपने अपने हाथ से ही उस अपॉर्चुनिटी का किल कर दिया। सो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो होप, देयर इज नथिंग एट ऑल। सब कुछ खत्म हो गया। शी वुड नॉट गेट टू एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर, और जो शी है वह प्रोटेक्टर के रूप में नहीं है। रनिंग ऑफ द गोस्ट दैट कम इन देयर रूम्स, और नाउ नॉर विल शी गॉबल देम अप विद हर मदर्स आई। A very beautiful image here you see.
कि मदर्स आई इवन आई एम नॉट सेइंग कि वेदर शी वाज फोर्स्ड, यहाँ पे कहीं से पता नहीं चल रहा कि शी वाज फोर्स्ड, बट शी हैड बीन फोर्स्ड टू डू दिस। ये पैट्रियार्की का एक बड़ा बीमारी रही है। बाकी जो imagery है in the stanza and all the stanzas to come is quite impressive. The poet is able to convey an intimate, emotional and very personal depiction of motherhood. जो उसका इमेज है मदरहुड का, जो ये पर्सनल डिपिक्शन ऑफ मदरहुड है, are the lack of their or throughout the poem Brooks wanted to raise questions of what a child is, what life is and what the meaning value of both. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने ब्रूक्स ने दुनिया से पूछा है। चाइल्ड क्या है, लाइफ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है। The second stanza is considerably longer than the first at 20 lines. जो second stanza है वो 20 lines का है। One of the most obvious techniques that work within the first part is anaphora. Anaphora मैंने बता दिया है, फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया उसमें। ये stanza 2 है। I have heard in the voices of the wind, the voices of my dim killed children, killing children. That is the point. But that too I am afraid is faulty. Oh, what shall I say? How is the truth to be said? How is the truth to be said? सच्चाई कैसे बताई जाए? You were born, you had body, you died. क्या लोगों से ये कहा जाएगा कि तुम इस धरती पर आए, तुमने जन्म लिया, तुम्हें शरीर मिला, तुम मर गए? No, not at all. ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। यू वर बॉर्न, तुम भी पैदा हो सकते थे, पैदा हुए होते। यू हैड बॉडी, तुम्हें भी बॉडी मिलती, तुम्हें भी मौत नसीब होती, लेकिन तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। इट इज जस्ट दैट यू नेवर जिगल्ड और प्लान्ड और क्राइड। अ वेरी इमोशनल लाइन यू सी हियर। वही सेम चीजें यहाँ पर बताया गया। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेज प्रेजेंट्स अनदर डिस्टर्बिंग rhyming description. She describes as someone who has had abortion. The voices of the wind, the voices of my damned killed children. जो wind की voices है वह उन मरे हुए बच्चों की, damned killed children की, मतलब जिन बच्चों का एबॉर्शन कराया गया उनकी आवाज उस विंड में गूंज रही है, और विंड में गूंजने की वजह से वो माँ को हार्ट कर रही है। द हाफ राइम ऑफ विंड एंड डिम, विंड और डिम में कौन सा राइम है? हाफ राइम है। Makes this phrase one of the most memorable in the poem. The speaker is not beating around the bush or shining a positive light of what she feels like she has done. She has erased her deep tears. Nothing, and वहीं पे वही से बातें चलेगी कि the poet has her speaker talk directly to the unborn, now non-existent children. Unborn, non-existent children. She tells them she stole them from their lives. उसने उनके जीवन को खुद चुराया and stilled their tumults and their marriage. She uses repetition at the 11th line. वो repetition की बात कही गई है एनाफोरा का। Stanza 3 में है, the final stanza in this poem is 1 3 lines long. It also contains as an example of anaphora, इसमें भी है। Believe me, इसका she stated that she loved all the children and knew them, even it was faintly. The last lines with the repetition I loved, वही she loved, I loved यूज किया गया। The arrangement of these words enjambment, स्टाइडिंग ओवर का कॉन्सेप्ट है। स्पीकर टोन जो है इमोशनल है, टोन उसका क्या है? इमोशनल है। तो स्टैंजा 3 में भी कुछ ऐसा, जो कुल मिला के जितना भी बातें की गई उसमें क्या है? एबॉर्शन की बात है, उसमें टेक्निक में क्या है? एनाफोरा है, इंजाम्बीमेंट है और एपोस्ट्रॉफ है, एक चीजें, और फ्री वर्ड्स पे लिखा गया है, और साथ ही साथ जो मदरहुड है उसका कॉन्सेप्ट। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि एक उम्र का साइकोलॉजी। कौन सी उम्र का साइकोलॉजी? जो कि जिसको कि एबॉर्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और फिर गुजरने के बाद उसको एहसास होता है, उसको रिग्रेट होता, पश्चाताप होता है कि उसने गलत किया, चाहे उसको जबरदस्ती कराया गया तब भी गलत हुआ। वो भी उसके बच्चे थे, वो धरती पर आते, जन्म लेते, उनको शरीर मिलता, वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अब वे नहीं रहे। तो ऑलरेडी आप बहुत समझदार हैं, यू ऑल आर द गुड स्कॉलर्स। तो मुझे लगता है कि जो मैं बताना चाहता था, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट हियर, यू डोंट हैव एनी इशू और एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन जस्ट से, और
या जागृति का एक क्वेश्चन सर, इन प्रीवियस क्लास यू टोल्ड दैट द मदर वाज रिटन बाय बर्टोल्ट ब्रेcht। या वो जो द मदर था वो मैंने ड्रामा को लेकर के बात किया था, पोयम को लेकर के नहीं बात किया था जागृति, क्योंकि जो बर्टोल्ट ब्रेcht है ना वो एपिक थिएटर से जुड़े हुए। जी साधना इज गिविंग आंसर। हाँ साधना इज गिविंग, थैंक्स साधना। तो आई थिंक कि यू डोंट हैव एनी इशू। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। थोड़ा सा मैं आप लोगों का एक दो दिन में कुछ टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराऊंगा बहुत जल्द। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Good night. ओके।